आज की वीडियो लेसन में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 सिविक्स चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आज की वीडियो लेसन में हम जानेंगे कि हमारा भारतीय संविधान का कंसेप्ट है क्या, साथ ही साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो भी हम जानेंगे। इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या क्या राइट दे रखे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि आखिरकार ये संविधान है क्या। तो देखो, जिस प्रकार से किसी भी गेम को खेलने के लिए किसी रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक इसी प्रकार से हमारी सोसाइटी को चलाने के लिए भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। गेम कोई सा भी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, किसी भी गेम को खेलने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। उदाहरण ले लेते हैं फुटबॉल का। फुटबॉल जैसा नाम है वैसे ही इस गेम को खेला जाता है, यानी कि इस गेम को पैरों से खेला जाता है। इस गेम में अगर आप अपने हाथों का इस्तेमाल करोगे तो वो फाउल माना जाएगा, और जब फाउल होगा तो उसके लिए फाइन भी पे करना पड़ेगा। ठीक, यही कंसेप्ट हमारी सोसाइटी में भी इन्वॉल्व होता है, हमारी कंट्री में भी इन्वॉल्व होता है। हमारी कंट्री को चलाने के लिए भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। अगर कोई व्यक्ति इन रूल्स और रेगुलेशन का पालन नहीं करता है तो वो फाउल माना जाता है। फाउल होगा तो फाइन भी पे करना पड़ेगा। फाइन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फाइन डिपेंड करेगा कितना बड़ा ऑफेंस किया है, कितना बड़ा क्राइम किया है, या फिर कितना बड़ा फाउल किया है। तो जो ये रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पर हमारी सोसाइटी को चलाया जाता है, इन्हीं सारे रूल्स के एक सेट का एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है और उसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो, लगभग हर कंट्री में आज कॉन्स्टिट्यूशन है। डेमोक्रेटिक कंट्री है तो लाजमी सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गई होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो कंट्री डेमोक्रेटिक होगी। उदाहरण ले लो नेपाल का। नेपाल में पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन था, और जब लोगों ने डेमोक्रेसी की डिमांड करी और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन आया वह तब भी कॉन्स्टिट्यूशन था। लेकिन जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये बताता था कि नेपाल में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ सिस्टम है, वहीं जो दूसरा सिस्टम था वो बताता था कि नेपाल में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो चुकी है। तो यहाँ पर नेपाल के बारे में बता रखा है कि नेपाल एक मोनार्कियल कंट्री थी। मोनार्कियल यानी कि एक ऐसी कंट्री जो कि किंग और क्वीन के द्वारा रूल करी जाती थी। यहाँ पर किंग रूल कर रहे थे। नेपाल का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सारी पावर किंग के हाथ में थी। किंग ही सारी पावर को एक्सरसाइज किया करता था, जिसके चलते जब लोग इस नेपाल के किंग से परेशान हो गए, इसके रूल से परेशान हो गए, तो उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए मांग करना शुरू कर दिया। 2006 में उन्हें सक्सेस भी मिला और जो किंग की पावर थी वो नीचे आ गई। अब इन्हीं लोगों ने नए संविधान की डिमांड करी। क्यों? क्योंकि जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो उन प्रिंसिपल्स, उन आइडियाज को नहीं दर्शाता था जो कि लोग अपने देश में चाहते थे। अब ये थोड़ा चैप्टर से अलग है, बट नेपाल की डेमोक्रेसी को लेकर स्ट्रगल की कुछ बात यहाँ पर हम समझेंगे। देखो, नेपाल के लोगों ने स्ट्रगल किया 1990 में, जिसके चलते वहाँ पर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई और 12 साल तक चली, यानी कि करीबन 2002 तक। अक्टूबर 2002 में किंग ज्ञानेंद्र ने माओइस्ट का हवाला देते हुए, अब माओइस्ट कौन थे? माओइस्ट को हिंदी में माओवादी बोलते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि बंदूक की नोक पर लोगों का वेलफेयर करना चाहते हैं, साथ ही साथ सत्ता को लेना चाहते हैं। जिसके चलते किंग ज्ञानेंद्र ने बोला कि कुछ पावरफुल माओवादी इमर्ज हो रहे हैं और उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ का किंग बनना पड़ेगा। तो किंग ज्ञानेंद्र ने आर्मी की मदद से अक्टूबर 2002 में वो किंग बन गए, और धीरे धीरे फरवरी 2005 में वो गवर्नमेंट के भी हेड बन गए। नवंबर 2005 में ये वही माओवादी थे जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन किया और 12 पॉइंट एग्रीमेंट को साइन करवाया इस गवर्नमेंट के साथ, जिसके चलते नेपाल में डेमोक्रेसी और पीस दोबारा से आ सकी। 2006 में लोगों ने दोबारा से डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट किया। अप्रैल 2006 में किंग मजबूर हो गया कि उसे पार्लियामेंट को रिस्टोर करना पड़ा, और 2008 में नेपाल में मोनार्कियल सिस्टम को अबॉलिश कर एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दिया गया। अब बात आती है कि कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो संविधान में कुछ बेसिक रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेसिस पर पूरी कंट्री को गवर्न किया जाता है, पूरी कंट्री को चलाया जाता है।
दूसरा इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के नेचर को बताता है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर डिक्टेटरशिप है। उदाहरण के तौर पर नेपाल का एग्जाम्पल लेंगे। नेपाल में पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन उस टाइम की गवर्नमेंट कौन सी थी? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद जब 2008 में लोगों ने डेमोक्रेसी की मांग करी, तब उसके बाद जो संविधान आया, वो संविधान दर्शाता था कि नेपाल में एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहीं इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में भी एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि हमारा संविधान हमें यह बताता है कि इस कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। अब इस पॉलिटिकल सिस्टम में, क्योंकि हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब एक ऐसा रूल जिसमें कंट्री के सिटीजन को सुप्रीम इंपॉर्टेंस दी गई है, जिसके चलते ये कंट्री के सिटीजन ही होते हैं जो कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं अपने बहुमूल्य वोट की मदद से। और जो रिप्रेजेंटेटिव पावर में आते हैं वो इन्हीं लोगों के बिहाफ पर रूल करते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो ये लीडर्स चूज करे गए हैं ये अपनी पावर और अथॉरिटी का मिसयूज कर लें, जिसके चलते हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसके चलते ये लीडर्स अपनी लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघ सकते। तो इस प्रकार से भी किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है कि डेमोक्रेसी ये इंश्योर करती है कि डोमिनेंट ग्रुप अपनी पावर का इस्तेमाल लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप पर। तीसरा सिग्निफिकेंट रीजन ये है कि ये हमें अपने आप से बचाता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने आप से बचाता है। कैसे? मान लो कि कल आपका एग्जाम है, लेकिन आज आपका फेवरेट शो भी आने वाला है, लेकिन आपने अपने लिए रूल्स बना लिए कि पहले मैं सारी पढ़ाई कंप्लीट करूंगा, उसी के बाद मैं अपने फेवरेट शो को देखूंगा। अगर आपने इन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, इनका उल्लंघन किया, तो आपके लिए ये फाउल के रूप में क्रिएट हो जाएगा, जिसके चलते आपको जब एग्जाम में बैठोगे तो फाइन भी पे करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन आपको अपने आप से भी बचाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके चलते आपको सारी वीडियो रिलेटेड अपडेट इस यूट्यूब चैनल से मिलती रहेगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।